नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। कल सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के लिए जो कुछ भी कहा, उसको लेके सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो या फिर न्यूज़ के चैनल्स हो, उसमें काफ़ी सारा आया, डिस्कशन हो रहा है। सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही थी कि ममता सरकार को जोरदार झटका, किसी ने कहा कि ममता की हिकड़ी निकाल दी। लेकिन हम एक सामान्य बुद्धि वाले जो सर्वसामान्य लोग हैं, उनको देखते हुए कुछ जो डाउट्स हमारे मन में है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी जी सर को। सर, थैंक यू एंड जी, वेलकम। जी। नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर, कल हमने बहुत देखा, चर्चा हो रही थी, ममता सरकार को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और जो एफआईआर दर्ज हुई थी ईडी के खिलाफ, उसके ऊपर स्टे आया है। तो सर, पहला सवाल तो ये है कि जब पूरी दुनिया ने देखा, वीडियो में हमने देखा, टीवी पे देखा कि वो फाइल वाइल सब लेकर गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सर ये क्यों नहीं कहा कि वो फाइल जमा कर दीजिए जो आपने रख ली थी या जो भी है। सिर्फ नोटिस एक जारी किया है, इसका मतलब क्या है ये भी आप बता दीजिए। 2 चीजें सर, कि जो कुछ भी वो लेकर गई वो वापस माँगा है कि नहीं माँगा है? और नोटिस जारी करने का मतलब क्या है? जी, देखिए ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली जी की। और जब इन्होंने इस मैटर को सुना जो जो ईडी की तरफ से जो अंडर आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि अगर कोई मैटर इस तरह का है जिसमें कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए तो उन्होंने इसको किया। जो आईपैक जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म जो है आईपैक और जिस तरह से ममता बनर्जी ने वहां पर जाकर और इस तरह से इंटरफेरेंस किया ड्यूरिंग द सर्च ऑफ आईपैक, तो ये जो चीज हुई और ऐसा इससे पहले कभी किसी सीएम ने नहीं किया कि ना 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 अन्य स्टेटों में भी छोटी-छोटी पार्टियों की सरकार है, वहाँ भी इस तरह से नहीं हुआ। तो जब इस पिटीशन को जब सुना गया तो इस बात में ये उन्हें कहा गया कि वहाँ पर इस तरह से उन्होंने ये क्यों किया है? जहाँ तक जो आपका सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, अगर किसी मैटर को पहली नज़र में प्रथम दृष्टया देखने पर ही लगता है कि ये मैटर को आगे एंटरटेन करना चाहिए कोर्ट को और वो एक उसमें एक लीगल पॉइंट बनता है, तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है और उसके बाद नोटिस इश्यू इस बात को लेके करता है कि इस मैटर को हम आगे चलाएँगे। तो पहली बात तो ये ईडी के लिए ही अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा, माना और उनके जो आर्गुमेंट जो थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने इस बात के लिए बाकायदा ये बात कोर्ट में रखी कि इस तरह से जो एक किसी स्टेट का सीएम और उसके साथ-साथ अगर वहाँ का जो पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से वहाँ के सीएम को सपोर्ट करेगा और कहीं इस तरह की जांच कहीं चल रही है, उसमें अगर उनका नाम आ रहा है, तो आगे कैसे आगे जो है वो जो उसका जो एक लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, तो स्टेट का लॉ क्या कहता है, तो ये चीज़ें हैं। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि हाँ, अगर सेंट्रल एजेंसीज़ कोई है और वो इस तरह से उनकी सर्च चल रही है वहाँ पर, तो वहाँ की जो लोकल जो एजेंसीज़ हैं, उनको इस तरह से इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो नोटिस इश्यू जारी करने का मतलब ये है कि अब वो अपना जो पक्ष है वो रखेंगे और उसके बाद जो है वो जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो पहली प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब ही ये है कि नोटिस इशू कर, जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि वीर सावरकर जी के उस पे उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये आपने किस तरह की आप एसएलपी लेके आए हैं। तो उन्होंने या तो कहा कि हम इस पर हैवी कॉस्ट लगाएंगे या फिर आप इसको वापस ले रहे हो तो बताइए। तो हुँ। उन्होंने वापस ली। तो इस वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट एग्री करता है और उन्होंने उन्हें लगता है कि हाँ ये इस तरह का मैटर है कि हमें इसमें आगे करना चाहिए। अ, तो ये जो है और तो उसके बाद ये जो मैटर है वो आगे चलेगा। तो ये जो नोटिस इशू करना का मतलब ये है कि अब ये जुडिशियल प्रोसेस जो है, लीगल प्रोसेस जो है वो इसमें आगे स्टार्ट होगी और आगे के जो सारे तथ्य हैं वो जब एडवोकेट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो आर्ग्यू करेंगे, अपनी कोर्ट में अपनी बातें रखेंगे तो वो चीजें आगे चलेंगी। यस सर। बात ये है कि ममता सरकार ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी, ठीक है? पर सर, ईडी ने भी एफआईआर दर्ज नहीं की सर, जब ये सब हो रहा था, वो फाइल्स वाइल्स लेके गई थी शायद वो, या फिर मोबाइल भी थे, जो कुछ भी था, जिसका वीडियो भी हमने देखा न्यूज़ चैनल्स में। तो सर, एफआईआर उन्होंने नहीं दर्ज की, ईडी वालों ने, कि भाई इन्होंने हमारे काम में दखल-अंदाज़ी की और
वो जो भी किया उसके लिए? देखिए, जहाँ तक ये जो है कि देखिए कंट्री में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए। सबसे पहली बात ये है और जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनको इंडिपेंडेंटली वर्क करने की उनको एक जो है वो उनको एक फ्रीडम रहनी चाहिए। अगर इस और जहाँ तक आप कह रही हैं कि उन्होंने एफआईआर नहीं की अ, दरअसल उसमें जो मीडिया की रिपोर्टों में भी आ रहा है कि जब ईडी ने वहाँ पर अपनी किया तो पुलिस ऑफिशियल्स और ममता बनर्जी ने उनको पूरी प्रक्रिया नहीं उसका पालन करने दिया गया। तो जो मेमो जो लास्ट में बनता है, जो पंचनामा होता है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जिसकी वजह से वो चीज़ें वहाँ पर अव्यवस्थित रहीं। ये सारी चीज़ें भी जब ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसेस जब कोर्ट में मैटर रखा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आएँगी। हम्म। और जब 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 सॉलिसिटर जनरल और उनकी चीजें जब मीडिया रिपोर्टों में जिस तरह से आ रही हैं तो वो यही आ रही हैं कि जब इस क्वेश्चन को पूछा गया कि वो तो उसमें कहा गया जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जब उनके एडवोकेट्स ने इस बात को रखा तो उन्होंने इसी बात को कहा कि आप उनकी देख लीजिए उनकी तो पूरी जो प्रोसेस है वो है ही नहीं क्योंकि जो एक थेफ्ट का जो आरोप है एक चोरी का जो आरोप है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लगा रही है कि उन्होंने ट्रेपैस करके और वो उस ऑफिस में घुसे और ईडी के जो कर्मचारी हैं ऑफिसर हैं उन्होंने वहां पर चोरी तो उन्होंने चोरी का आरोप लगाया है उन पे जबकि सेम यही चीजें जो है ईडी भी लगा रही है कि किस तरह से ममता बनर्जी वहां पर आई और उन्होंने जो है वो अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर इंटरफेयर किया तो ये सारी चीजें अब दूसरी बात ये पॉइंट भी आ रहा है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो वो इलेक्शन की बात भी उठा रहे हैं कि किस तरह से ये जो चीजें हैं वो होगी हालांकि इसमें अब जो है चूंकि उनको भी मौका दिया गया है कि किस तरह से जो है आप अपना जो काउंटर एफिडेविट है वो दें और उसके लिए 2 वीक का समय दिया गया है तो ये चीजें जो है वो आगे जब प्रोसेस इसमें स्टार्ट होगा चलेगा हालांकि ये निश्चित तौर पे है कि जब अब इसमें मैटर आगे हो चुका है और कॉल कोल स्कैम की जिस तरह से क्योंकि एक बड़ी एक अमाउंट है उसमें कोल स्कैम में तो उस 2,500 करोड़ से लेके 3,000 करोड़ का जो कोल स्कैम है अगर उसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो वो निश्चित तौर पर उससे नुकसान तो आम जनता का होगा जो जो भी मसल मैन है या जो टॉप लेवल की जो करप्शन जो रहता है जो कि सीनियर लेवल पे चलता है अगर अगर उसका सही तरह से आप हमारे स्टेट के या देश के जो मिनरल्स हैं उनको इस तरह से यूज करेंगे तो फिर उसको उससे नुकसान किसका हो रहा है उसका नुकसान तो देश की या आम आदमी का हो रहा है तो ये चीज तो रखनी चाहिए सॉलिसिटर जनरल मेहता सर ने भी इस बात को कहा कि इस तरह से वहां पर जाके उन्होंने उनकी फाइलों को छीन लिया ये कर लिया ये तो अपने आप में जो और फिर वो रिकॉर्ड पर हैं ये चीजें तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया है आगे ये चीजें हैं जो निश्चित तौर पर जब जैसे मैटर चलेगा तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी ये तो माना सर कोर्ट ने भी कि जो फाइल्स वगैरह छीन ली थी ममता जी ने तो सर वो जो फाइल है या जो भी रिकॉर्ड है जो ग्रीन कलर का फाइल दिख रहा था न्यूज में तो सर वो वापस क्यों नहीं मांगा सर अगर हमारे जैसे सामान्य लोग हैं और ऐसा कुछ करते तो तुरंत हम लोगों को पता नहीं क्या हो जाता तो सर ये वापस नहीं क्यों मांगा और अभी फिर से डेट फरवरी की दी है शायद तो इस दौरान सर जो भी कुछ होंगे कागज वागज वो सही सलामत होंगे जो ओरिजिनल होंगे या फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी ये भी तो हो सकता है सर भले ही उन्होंने कहा है सीसीटीवी फुटेज जो फुटेज होंगे उसको सिक्योर किया जाए सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हाथ में दिख रहे थे वो जमा करने के लिए बोला है कि नहीं बोला है और फिर ऐसा क्यों मतलब नहीं अभी तो ये केवल एक नॉर्मल प्रोसेस में क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही इसमें केवियट दाखिल हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में बिना उनका पक्ष रखे कोई मैटर सुना नहीं जाता तो जैसे ही वो मैटर वहां पर आया तो ऑनरेबल सीएम की तरफ से मिस्टर कपिल सिब्बल जी वहां पर पेश हुए और वहां के उस स्टेट के राज्य के लिए और उनके ऑफिसरों के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जी वो अपीयर हुए तो ये जो चीजें हैं कि उन्होंने तो सबसे पहले यही कह दिया कि ये जो पिटीशन है यही मेंटेनेबल नहीं है तो और उसके लिए जो है वो रखे सारे उन्होंने फैक्ट्स अपने हिसाब से जो रख सकते थे वो रखे लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया वो तो ये चाहते थे कि ये पहले ही खारिज हो जाए लेकिन कोर्ट कोर्ट खुद सक्षम है इस बात को और उन्होंने उनकी
सारी दलीलों को सुना, परखा और उसके बाद इस बात को भी ये कहा कि जो इश्यू है वो नोटिस होना चाहिए और आगे जो है वो बात रखी जाएगी। और जहां तक हमारे एएसजी या सॉलिसिटर जनरल हैं, उनकी जो बात थी, उन्होंने जो ललिता कुमारी केस जो है उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि जहां पर इतने टॉप लेवल की जो जो सीधे ब्यूरोक्रेसी और सीएम जैसे लोग हैं, तो वहां पे निश्चित तौर पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उस स्टेट की पुलिस उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। तो इसकी जो जांच है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ईडी के पास खुद की तो कोई अथॉरिटी नहीं है। ईडी कहीं जाती है तो वो वहां के लोकल स्टेट के ही पुलिस ऑफिसरों को अपने साथ रखती है उनको, क्योंकि रेवेन्यू सर्विस के, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के जो भी अधिकारी हैं वो वहीं के एसएसपी को या कप्तान को कांटेक्ट करके वो चीजें आगे बढ़ाते हैं। और अब सीबीआई खुद अपने आप में सक्षम है, वो तो खुद ही सेंट्रल एजेंसीज है, उसमें सारे पुलिस के सारे उनकी कैडर रहता है, तो वो हर तरह से सक्षम है। उनके उनके खुद के चाहे एडवोकेट्स हों, चाहे खुद के उनके एसएचओ इंस्पेक्टर सारी पूरी रैंक, तो वो इस तरह की सारी जांचों में, इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से वो है कॉम्पिटेंट है। तो इस बात के लिए ईडी ने सीबीआई कहा है। तो अब ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को माना है कि नहीं, देखिए जो भी एजेंसीज हैं उनको फ्रीडम के देनी चाहिए और उन्हें किसी एक दूसरे के मैटर में खाकी वर्सेस खाकी नहीं कर देना चाहिए। तो तो कम से कम एक जो स्टेट और सेंट्रल के बीच के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कम से कम जहां करप्शन की बात है या इस तरह की बात है, तो वहां वहां तो कम से कम हमें फेयर रहना चाहिए। और आम जनता के लिए ये बात अलग है कि वो ममता बनर्जी अपने आप को वहां पर इस तरह से क्लेम करें कि मेरी जो दीदी वाली इमेज है और एक बोल्ड इमेज है वो मजबूत हुई है और मैंने एक पॉलिटिकल गेन उसमें इस तरह से मुझे करने से गेन मिलेगा। अब ये तो बंगाल की जनता डिसाइड करेगी आगे जाके कि उन्हें गेन मिलेगा या वो कमजोर होंगी। लेकिन जो बाहर के जो लोग हैं, कम से कम देश में जो मैसेज गया है वो तो यही मैसेज गया है कि किस तरह से ये जो है मतलब अपने हिसाब से पूरे सिस्टम को चला सकते हैं। तो जो आपने जो सवाल पूछा कि आम जनता तो ऐसा है, आम जनता तो 200-400 रुपए के लिए सोचती है कि आज की मेरी मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी कैसे निकले और मैं आज अपना कैसे कमाऊं और आज का क्या हो। तो आम जनता की तो हालत इस तरह से है। वो इस तरह की। और वहां तो एक पुलिस तो छोड़िए, एक अगर होमगार्ड या उस इलाके का कोई मजबूत सा आदमी भी उनको धमका देता है तो वो तो उसी हिसाब से चलने लग जाते हैं। तो आम जनता तो इस देश की आज के समय में भारत की जनता तो स्वयं ही एक आत्म अनुशासित जीवन जीती है। जो नहीं जीते हैं वो तो ये सीनियर जो इस तरह के जो लोग हैं, जो जो अपने आप को सर्वे सर्वा समझ बैठते हैं, जिनको होना तो सेवक चाहिए और सेवक के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये मीडिया में जो रिपोर्ट देखने में पता चलता है हमें कि किन लोगों में एरोगेंस है और कौन लोग किस तरह से सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, तो इस बात का जवाब तो अब जनता जो है वो थोड़ा सोच समझ के दे। अब जनता तो वोट के तौर पर ही दे सकती है, वो इन लोगों के आगे तो जाके कहेगी नहीं कि भैया तुमने ये गलत कर दिया। उसे तो अपना समय निकालना है कि उनके प्राण बचे रहें, यही यही बड़ी बात है। बंगाल में तो जिस तरह से लगातार पॉलिटिकल किलिंग हो जाती हैं, तो वो तो ये कहते हैं कि ये अगला चुनाव शांति से निकल जाए, यही यही बड़ी चीज है। क्योंकि और उसमें भी खास करके वहां तो जिस तरह से जो अदर जो इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है जो बाहर के, तो वहाँ वहाँ का माहौल तो बंगाल का तो इस समय बड़ा सेंसिटिव है। किसी और प्रदेश में तो कहीं कोई बाबरी मस्जिद बनाने की डिमांड हो नहीं रही है और ना कहीं कोई बनाई जा रही है। तो बंगाल तो अब वो स्टेट हो चुका है जहां खुल्लम खुल्ला बाबरी मस्जिद बनी जा रही है। जो थॉट एक किसी अन्य स्टेट से नहीं आ रहा है वो बंगाल से आ रहा है। तो जो भद्र लोग समाज जो अपने आप को जो एक एक कल्चर के लिए जाने जाते हैं, एक एक इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो आगे मतलब पोइम्स के लिए, वहाँ के शास्त्रीय संगीत के लिए, तो आज वहां पर बाबरी मस्जिद बनी जा रही है और दूर दूर से 100-100 200-200 किलोमीटर दूर से वहां पर ईंटें जा रही हैं। तो ये तो बंगाल की जनता सोचेगी कि हमारे इस प्रदेश को अब आगे किस दिशा में लेके जाना है। तो माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस बात को और और माननीय मोदी जी इस बात को कह चुके हैं कि बंगाल को अब फिर से कम से कम हम उस रास्ते पे ना लेके जाएं जिससे वो भारत देश से ही बिल्कुल कट रहे। तो विकसित भारत के लिए अगर हमें जाना है तो विकसित बंगाल बनाना है, और विकसित बंगाल की तभी ये परिकल्पना पूरी हो सकती है जब केंद्र और राज्य के बीच में अच्छा समन्वय हो।
तो जो एक लंबे कालखंड में जिस तरह से कम्युनिस्टों के वामपंथी शासन काल में जिस तरह से बंगाल पीछे छूट गया, तो उसको उसकी भरपाई करने के लिए वहां पर निश्चित तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उसका विकास जो है वो, क्योंकि वर्तमान में तो जिस तरह से क्लैशेस देखने में आ रहे हैं तो उससे चीजें बड़ी मतलब वो राज्य के लिए ही नुकसानदायी हो रही है। तो अब ये तो बंगाल की जनता आगे डिसाइड करेगी कि किस तरह से हमें पॉजिटिव रास्ते पे जाना है, कंस्ट्रक्टिव रास्ते पे जाना है, या आपस में इसी तरह से लड़ाई झगड़े या उस रास्ते पे जाना है। यस सर। सर आपने ये जो बोला ये बिल्कुल बात सही है कि किस तरह की सिचुएशन बंगाल में आज है, वो तो हम देखते हैं ममता बनर्जी जब इस तरह की जो घटनाएं होती है वो। दूसरी बात ये है सर कि ईडी मांग कर रही थी कि सीबीआई की जांच हो, राइट। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ईडी को वहां का जो लोकल सपोर्ट चाहिए, पुलिस का हो या जो भी हो, वो उनको लग रहा होगा कि ये नहीं करेंगे। और वो हमने देखा भी किस तरह से वो पुलिस कमिश्नर और डीजीपी साथ में आ गए थे। दूसरी बात ये है सर कि कपिल सिब्बल जी ने ये किया, सुनवाई के दौरान बोला कि वो एज अ पार्टी लीडर की तरह गई थी वहां पर। तो सर मतलब ये सर कैसा है कि सीएम नहीं पार्टी लीडर की तरह गई, तो सर कल तो आ जाके कोई भी लीडर ऐसा बोलेगा और करेगा सर। तो ये हमारे लिए मतलब कानूनी व्यवस्था जो हमारी है जिसमें हम विश्वास करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक ये हो जाएगा, सेटबैक हो जाएगा कि कोई भी आके ऐसा बोलेगा कि मैं तो पॉलिटिकल लीडर करके गया था, मेरी पार्टी की तरफ से गया था। नहीं, ये तो एक अपने आप में जो है वो अभूतपूर्व है आज, क्योंकि इस तरह से कहें, क्योंकि जहां पर ये तो ये तो जब आगे प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसमें निश्चित तौर पर जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो तो आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अभी तो बात ये है कि आपने अपने ऑफिसर मतलब वहां के पुलिस ऑफिशियल जो है उन्होंने तो ईडी के जो ऑफिसर हैं उनके अगेंस्ट ही एफआईआर जो है वहां पे लॉन्च कर ली है। तो अभी जो कोर्ट में जो आ रहा था कि जो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं लगभग मतलब 4 एफआईआर हैव बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट देम। तो आपने उनके अगेंस्ट कर ली और उसमें ये कहा कि तो अब जो आर्टिकल 21 जो है एक फ्रीडम का जो आर्टिकल है, तो सॉलिसिटर जनरल ने इस बात को रखा कि जो ऑफिसर्स हैं हैं तो उनके लिए किस तरह से, और जो एएसजी जो हैं एएसजी राजू जी ने भी इस बात को कहा कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2264 को देखिए और उसमें कि किस तरह से ये जो मैटर्स हैं आगे चलने चाहिए, क्योंकि जो भी एफआईआर हो रही हैं उन पे एसजी ने ये कहा कि जो है हमें स्टे दे दीजिए, क्योंकि वो ऑफिसर जो हैं वो किस तरह से फेयर इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे जब उनके खिलाफ ही इस तरह से वो और उनकी फैमिली तो पूरी तरह से उसमें एक तरह से दबाव में प्रेशर में आ जाएगी। तो और खास करके जो सीसीटीवी इमेज जो थी उनको जो है क्योंकि वो उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए, तो किस तरह से, क्योंकि जो सर्च प्रोसीडिंग चल रही थी वो एक गुड फेथ में चल रही थी, तो वहां जो भी ऑफिसर गए तो ये है। अब उनके उनके ऊपर जिस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसमें आगे जो चीजें जो होंगी, क्योंकि अब ये है जब चीजें धीरे धीरे जब जुडिशियल प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ये सारे तथ्य जो है वो रखे जाएंगे और उसके लिए वो जो एविडेंस और वो चीजें हैं वो कोर्ट के आदेश पे वो सभी कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो और जिन भी पुलिस ऑफिशियलों ने ये किया है, क्योंकि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के भी जो ऑफिसर हैं वो उनके दबाव में है, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के दबाव में है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीजें हैं आएंगी तो वो सीधा दूध का दूध पानी का पानी निश्चित तौर पे होगा। इसके लिए तो सर बहुत टाइम लगेगा, तब तक तो बंगाल में चुनाव हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। लेकिन सर अभी मेरा आखिरी सवाल ये है सर, मैं एक सामान्य नागरिक के नाते मेरे मन में ये विचार आया है कि अगर गलती से भी कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह का कोई बर्ताव करता है तो कितनी एक्शन तुरंत हो जाती है सर। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये कितना इतना सब सामने आने के बाद भी अब क्या एक्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, नो डाउट। पर सर कहीं ना कहीं मन में तो सवाल उठता है ना सर कि एक एफआईआर भी नहीं दर्ज हो पाई अभी तक उनके खिलाफ। देखिए
नहीं, एफआईआर अभी तो ऑफिसरों के अगेंस्ट ही हुई है। अभी हाँ तो वही। वो तो अभी जो ईडी के ऑफिशियल हैं उन्हीं के अगेंस्ट हो गई है। जो तो जो सामने है उनके खिलाफ तो कुछ भी एफआईआर वगैरह दर्ज करने का आदेश मैंने जहां तक पढ़ा है, मुझे नहीं वो पढ़ने में आया है, चाहे वो डीजीपी हो या फिर वो उनके कमिश्नर हो, जो भी हो। हम्म, और उसमें जो ऑनरेबल जस्टिस मिश्रा थे उन्होंने इस बात के लिए भी कहा है कि जो जो पीएमएलए लॉ का जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो सेक्शन 67 है उसमें भी इस बात को कहा है कि जो वहां पर वो गए थे कि वो एक एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन उनके पास था और वो एक गुड फेथ में गए थे। और और उसमें ये प्रोविजन निश्चित तौर पे इस बात को कहता है कि किसी भी तरह से वो गवर्नमेंट और उसके अगेंस्ट नहीं था। वो जो सारी चीजें हो रही थी वो पर्टिकुलर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, एक पर्टिकुलर किसी उसके लिए था। तो ये उस एक्ट के तहत ये सारी चीजें हैं। और और इसमें निश्चित तौर पे जहां तक जो सवाल आप कर रही हैं कि जो कॉमन मैन और उसमें अंतर है, तो ये तो एक जमीनी सच्चाई है कि कॉमन मैन को तो अपनी एक एफआईआर लिखाने के लिए किस तरह से बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वो तो है ही है। और यहाँ पर और ऐसे मैटरों में जहाँ पे डायरेक्ट सीएम और उनके जो ऑफिसर हैं वो सेंट्रल एजेंसीज के लिए जहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वहां तो खुद सॉलिसिटर जनरल इस बात को कहते हैं कि ये तो एक शॉकिंग पैटर्न है। तो जो जो सीधे सेंटर जो टॉप की पोजीशन है, जब वो अपने आप में मतलब कुछ कह पाने में एकदम से नहीं है, तो फिर मतलब तो हम जैसे कानून के छात्र तो क्या ही कहेंगे, हम तो अपनी क्षमताओं को अपनी सीमित क्षमताओं को जानते हैं। तो यस सर। ये है। हाँ, अब इसमें तो जो ऑनरेबल कोर्ट है वही अपनी बात जो है, क्योंकि इसमें टॉप सीनियर लोग हैं, तो वो तो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो अपना सही डिसीजन वही सारे तथ्यों को जानने के बाद ही सुनाएगी। तो ये है। हाँ, चुनाव जो है वो चुनाव का माहौल जरूर इससे जरूर निश्चित तौर पर गर्म हुआ है। तो ये जरूर है। यस सर। तो एनीवे सर, आपने मेरे जो सवाल थे उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया, लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, पिक्चर का बहुत बड़ा एक फेमस डायलॉग है। तो अब ये लंबे हाथ कहाँ तक जाएंगे वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा। जैसे कार्रवाई शुरू होगी, अभी लंबा गैप है सर, जनवरी में है और फरवरी में अभी डेट दी है, तो जैसे कहा कि मार्च में शायद वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस है। तब तक तो हमारे देश को सर भूलने की बहुत बुरी आदत है, हम भूल भी जाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ था। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े और मेरे सवाल जो भी थे, डाउट्स थे, उसके ऊपर आपने चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। थैंक यू सर, धन्यवाद, जय हिंद। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Yes.